डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बहुत बड़ा सवाल यूपीएससी एस्पिरेंट के मन में रहता है कि एनसीईआरटी से यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कितने सवाल आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत अच्छे आर्गुमेंट्स के साथ इसको डील करने की कोशिश करेंगे। हम कई सारे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे जो सीधे एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, यूपीएससी के पीवाईक्यू हैं। बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। आज के बाद एनसीईआरटी को लेकर आपका कोई डाउट जो है वो मन में नहीं रहेगा। सबसे पहली चीज तो आप इस ट्रेंड को देखिए, और ये बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड है। 2015 से लेकर 2025 तक का ये ट्रेंड है। कितने सवाल एनसीईआरटी से जो है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, आपके सामने एक डाटा है। अगर आप लोग 2015 में देखेंगे तो 18 से 20 सवाल जो हैं वहां पे पूछे गए हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है। लगभग 1/5 पोर्शन अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी से आपको आता हुआ दिखेगा। 2016 में 20 से 22 हो गए, तो यहाँ पे संख्या बढ़ गई है ना। अगर आप देखेंगे तो संख्या इंक्रीज हो गई। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2017 में तो 22 से 25 हो गया है। आप लोग कह रहे हैं, कितने सारे टॉपर्स को मैंने सुना या कितने सारे ऐसे लोग जिनको पता नहीं है रियलिटी का, वो ये कह रहे हैं कि एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस कम हो रही है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, 18 से 20 सवाल थे, यहाँ 20 से 25 हो गए, फिर 24 से 26, 25 से 28। 2019 में अगर आप देखेंगे तो कितने सारे सवाल, लगभग 26% के आसपास सवाल जो हैं वो एनसीईआरटी से पूछे गए हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। 2020 में ये फिर से 22 से 24 हो गया, 2021 में 24 से 27, अगेन 25 से 26% का रेशियो है। फिर उसके बाद में 2022 में 25 से 30 चली गई ये संख्या, तो यहाँ पे 27% सवाल 2022 में एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। ये बहुत बड़ी एक हिसाब से राशि है या बहुत बड़ा अमाउंट है ये। यहाँ से देख सकते हैं आप, एक बहुत बड़ी संख्या के सवाल जो हैं वो पूछे जा रहे हैं प्रीलिम्स में एनसीईआरटी से। 2023 में 26 से 30 सवाल, फिर से वही चीज यहाँ पे 25 से 30। और लेटेस्ट अगर आप देखेंगे पिछले 2025 के पेपर में 25 से 30 सवाल सीधे जो है एनसीईआरटी से पूछे गए हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। अब सोच के देखो बच्चों कि अगर आपको क्वालिफाई करने के लिए 40 या 45% का पेपर चाहिए, मार्क्स चाहिए, उसके अंदर अगर आप देखें 30% सारा जो है वो एनसीईआरटी से ही पूछा जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसकी रेलेवेंस बताने के लिए अब कुछ और बाकी है। लोग कह रहे हैं एनसीईआरटी की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन मैं जो आपको डाटा दे रहा हूं उससे आप देख सकते हैं, क्लियर है ट्रेंड की एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ी है, वो कम नहीं हुई है ना। तो इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, विद फैक्ट है। तो अब आज के बाद अगर आपको कोई भी कहे कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो या मेंस एग्जामिनेशन हो, तो आज के बाद आप उसकी बात को कभी नहीं मानेंगे। वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। इसको आप मान लो। कई सालों का मेरा एक्सपीरियंस खुद की तैयारी का और आप लोगों को पढ़ाने का है, उसके बेस पर मैं ये बात आप लोगों से कह रहा हूं। अगली कुछ चीजें हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर भी इसमें देख सकते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो किस सब्जेक्ट से एनसीईआरटी के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं या किस सब्जेक्ट में कितनी इंपॉर्टेंस है। सबसे ज्यादा पहले नंबर पर ज्योग्राफी है। भूगोल के सवालों के लिए एनसीईआरटी से बड़ा कोई सोर्स आज तक बना ही नहीं है ना। आपको 6 से लेकर 12 तक प्रॉपर एनसीईआरटी को घोट के पी जाना है अगर आप चाहते हो कि ज्योग्राफी में आपके सवाल कम से कम गलत हो। इवन आप जहां से पढ़ते हैं, जैसे डिलाइट आईएएस से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, फाउंडेशन हो, अंतिम प्रहार हो, उनको पता है कि उस कंटेंट में कोई भी चीजें बाहर नहीं रहती, लेकिन फिर भी मैं उनको पैरेलल एनसीईआरटी पढ़ाता ही पढ़ाता हूं। यहाँ पे देखो दूसरे नंबर पर रेलिवेंस जो एनसीएट और मिडिवल के लिए वो आपको हिस्ट्री में दिखेगी। इसका मतलब सबसे पहले नंबर पर इंपॉर्टेंस भूगोल की है, बहुत सारे सवाल आते हैं। दूसरे नंबर पर हिस्ट्री की है। तीसरे नंबर पर इकोनॉमी आ जाता है, इसकी रेलिवेंस भी काफी ज्यादा है ना। 11th क्लास की जो एनसीईआरटी पढ़ते हो इकोनॉमी की, और इवन कई लोग 9th और 10th का भी थोड़ा देख लेते हैं, तो उसको भी आप पढ़ सकते हो। पॉलिटी का मध्यम है, मीडियम है, लेकिन मेरे हिसाब से पॉलिटी भी काफी सारा पूछा जाता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। सीधे सीधे स्टेटमेंट, ये जितने भी सवाल यूपीएससी ने पूछे हैं पिछले कुछ सालों में, स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, समानता का क्या अर्थ है, बंधुत्व क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या है, निजता क्या है, ये सारे सवाल एनसीईआरटी से डील होते हैं। और एज इट इज सवालों का जो है उसके अंदर पूछा गया है ऑप्शन डाल के। जैसे फॉर एग्जाम्पल समानता क्या है, तो विशेषाधिकारों का अंत है, ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। जो समानता की डेफिनेशन है वहां पे ये चीज मेंशन की हुई है। इन्वायरमेंट में भी मध्यम है और इवन साइंस में भी मध्यम तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ये इसका सीक्वेंस है, आप चाहो तो इस ट्रेंड को याद रख सकते हो। इसका मतलब ज्योग्राफी और इकोनॉमी सबसे मजबूत एरिया है, पर मेरे हिसाब से ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमी, इवन पॉलिटी के लिए आपको एनसीईआरटी को जरूर रेफर करना चाहिए। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं जो एनसीईआरटी से सीधे तौर पर पूछे गए हैं।
अब आपको पता है कि सारे एग्जाम्पल्स तो बताए नहीं जा सकते हैं, वीडियो की लेंथ होती है, लेकिन आप एग्जाम्पल देखो। ज्योग्राफी में पूछा गया लेटराइट मिट्टी किस खनिज से समृद्ध होती है? लौह और एल्यूमिनियम से। ये कक्षा 10th के भूगोल में सीधे तौर पर लिखा हुआ है। मानसून का आगमन भारत में सबसे पहले किस राज्य में होता है? केरल में। ये कक्षा 9 के भूगोल में है। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की प्रमुख विशेषता क्या है? ग्रिड पैटर्न में सड़कों का निर्माण। ये क्लास 12th की हिस्ट्री में है। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म, संघ। कक्षा 12th भारतीय इतिहास की एनसीईआरटी में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता की बात करता है? ये भी 11th क्लास में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और मैंने कई सारे एग्जाम्पल दिए, समानता क्या है, स्वतंत्रता क्या है, ये सारी चीजें भी वहां पर शामिल की गई। यहाँ पे देखो आप, सिंपल सिंपल सवाल है। विनिवेश क्या होता है? सरकार द्वारा पीएसयू में अपनी हिस्सेदारी को कम करना। क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वहां पे आपको दिखेगा। जीडीपी की गणना में क्या शामिल नहीं होता? मध्यवर्ती वस्तुएं शामिल नहीं होती। क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसको दिया हुआ है। हम लोग अंतिम प्रहार में ये सब चीजें बहुत पहले कर चुके हैं और बहुत मतलब हलवा लग रहा होगा आपको देख के इस तरह के सवालों को। मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए आरबीआई किस दर का उपयोग करता है? रेपो दर। ये भी क्लास 12th में दिया हुआ है। एनसीईआरटी के अनुसार मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो वनों की कटाई है। ये भी एनसीईआरटी भूगोल में जिक्र है इसका। जैव विविधता हॉटस्पॉट होने की मुख्य शर्त क्या है? उच्च स्थानिक प्रजातियां होनी चाहिए। ये कक्षा 12th के एनवायरमेंट की एनसीईआरटी में इसका जिक्र दिया हुआ है। तो कहने का मतलब मैंने कई सारे एग्जाम्पल दिए आपको, ऐसा नहीं है कि मैं खुद से बना के लाया हूं। ये पीवाईक्यू है जिसका डिटेल मुझे देना था। 10 एग्जाम्पल तो मैंने आंखों के सामने अभी दे दिया आपको। एक वीडियो में मैं सीधे तौर पर आपको 10 एग्जाम्पल दे रहा हूं जो सीधे एनसीईआरटी से पूछे गए हैं और इतने मजेदार तरीके के सवाल हैं जिसको आप, मैं ये तो नहीं कहता कि एनसीईआरटी से बहुत ही अलग लेवल का सवाल बनता है, बहुत डिफिकल्ट सवाल बनता है, बट मैं ये कहता हूं जो सिंपल सवाल आपके सही हो सकते हैं वो आपके गलत हो जाते हैं क्योंकि आप लोगों ने एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर एनसीईआरटी, मान लिया हमें एनसीईआरटी को पढ़ना है, क्या एक बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, कितनी बार एनसीईआरटी को पढ़ने की जरूरत? मेरे हिसाब से मेंस का भी बहुत सारा पोर्शन एनसीईआरटी से कवर हो जाता है। 30 से 35% आपकी मेंस की तैयारी एनसीईआरटी से कवर होती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि एनसीईआरटी में से जो सवाल पूछे जाएं वो आपके गलत ना हो, है ना, एनसीईआरटी से जो सवाल पूछे जाए वो गलत ना हो, तो आपको सबसे ज्यादा इस चीज पर ध्यान रखना है कि आप हर एनसीईआरटी को कम से कम 3 बार पढ़ें। इस साल के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को अगर आप लोग डील करना चाहते हैं एनसीईआरटी के बेस से, एनसीईआरटी नींव है, एनसीईआरटी आधार है। अगर नींव मजबूत नहीं होगी, इसके ऊपर इमारतों का निर्माण नहीं होगा। आप प्री हो, मेंस हो, इवन इंटरव्यू हो, अगर आप कॉन्सेप्ट को बेसिक तरीके से तैयार करना चाहते हैं, नींव को तैयार करना चाहते हैं, तो आपको एनसीईआरटी को करना ही होगा। मैंने खुद पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ये सब एनसीईआरटी करवा रखी है यूट्यूब पे और फ्री में रखा हुआ है। कोई जरूरी नहीं है उसके लिए आपको पेड करना है, एकदम प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप देखिए, अपने बेस को मजबूत करिए, तभी जाकर आप यूपीएससी के पेपर को इस बार डील कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी के साथ साथ आपकी चीजें बहुत बेहतर तरीके से तैयार हो जाएं, तो डिलाइट आईएएस पर अंतिम प्रहार बैच चल रहा है, मैंने आपको बताया है। उसका मेन पर्पज है इस साल कि भाई आपका जो हिंदी माध्यम का सिलेक्शन है यूपीएससी में वो मैक्सिमम लेवल पर होना चाहिए और बहुत बेहतरीन तरीके से उसके अंदर मैं तैयारी करवा रहा हूँ। उन, आप मानोगे नहीं, कुछ बच्चों का जो प्रीलिम्स की तैयारी है वो 35 से 40% हो चुकी है। अभी लोग यूपीएससी के फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं, जबकि उन लोगों की प्रीलिम्स की तैयारी लगभग लगभग हो चुकी है। अब सिर्फ उनका टेस्टिंग का सेगमेंट बाकी है, वो भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है। उसके साथ ही मैंने 36 महीने का करंट अफेयर करवाने के लिए जो आप लोगों से वादा किया था उसका बैच भी शुरू हो चुका है। उसमें लगभग 4 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका 36 महीने का करंट अफेयर 2026 के प्रीलिम्स के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि यूपीएससी कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर पर फोकस करता है, इसकी एक वीडियो लाइव सेक्शन में डेमो के तौर पर रखी हुई है, आप लोग देख लो। अगर आपका मन माने, तसल्ली हो, तभी आप इस बैच को ज्वाइन करना। मैं इतना कह सकता हूं कि ये जो बैच है ना इस बैच के अंदर सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि करंट अफेयर में आपके मैक्सिमम सवाल इससे सही हो जाएंगे। 35 से 40 नंबर का बूस्ट हंस के मिल जाएगा आपको इस बैच के माध्यम से, तो समय खराब ना करें, जल्द से जल्द इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो नंबर दिए गए हैं इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।